दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रेखा मैम। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम जो है वो 25 जुलाई 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें आप जो है यहाँ पे देख पा रहे हो कि आप लोगों को कुछ एग्ज़ाम के नेम मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। जैसे कि अगर आप हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आपका एचपी पुलिस है, जो कि हमारा एचपीपीएससी जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कंडक्ट कराता है। पिछली बार से एचपीपीएससी इसको कंडक्ट करा रहा है और इनका सिलेबस भी जो है आप देख पाओगे कि सिलेबस जो है इनका आ चुका है। ठीक है, इनमें जो है वो करंट अफेयर्स आपका जो है वो मेंशन किया हुआ है। करंट अफेयर हर एग्जाम में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग पटवारी का एग्जाम करवाता है, हिमाचल प्रदेश में पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम करवाता है, या इसके अलावा कोई भी बैंकिंग का एग्जाम है, चाहे वो आपका स्टेट लेवल पे है, सेंटर लेवल पे है, किसी का भी है, कोऑपरेटिव बैंक का है, एसएससी का है, या आपका मतलब आर्मी वगैरह का रिलेटेड है, कोई भी, चाहे टीचिंग का एग्ज़ाम है, केवी का एग्ज़ाम है, एनवीएस का एग्ज़ाम है, डीट्रिपलएसबी का एग्ज़ाम है, या स्टेट लेवल पे टीचिंग एग्ज़ाम है, इन सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर्स जो है वो पूछे जाते हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपको वेटेज देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप जो है वो हिमाचल प्रदेश के, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्ज़ाम मेंशन करवाए कि अगर आप पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप पंचायत सेक्रेटरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इन दोनों के लिए जो है वो सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, इसके लिए जो है आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे विजिट करना है। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट पे जो है वो यहाँ पे साइंस की प्लेलिस्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगी, जिसमें हमने जो है वो 60 से 65 क्लासेस जो है वो वहाँ पे आप लोगों को 20 से 25 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस होंगी। कोई जाके जो है वो आपको थोड़ी लेंदी क्लास जो है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं आप वहाँ से देख सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हो। और कुछ ही टाइम में आपके जो है वो पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम जो है वो होने वाले हैं। और ये सारी जो साइंस की चीज़ें हैं ना, इनमें जो आपका जीबीटी का एग्ज़ाम हुआ, चाहे वो सीबीएसई का एग्ज़ाम था, चाहे वो एचपी का एग्ज़ाम था, इन सब के लिए जो है वो साइंस का सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम था। तो यहाँ पे इस एग्ज़ाम के टाइम पे हमने ये प्लेलिस्ट जो है वो प्रिपेयर की हुई है। तो ऐसा आपने नहीं सोचना है कि ये कोई और इकट्ठे टॉपिक्स डाल दिए होंगे और कुछ नहीं होगा। तो आप एक बार उन पे विजिट कीजिए और आपको सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम अपना आज की क्लास को जो है वो स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन जो है, देखिए, जो भी न्यू अपॉइंटमेंट्स होती है ना, वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी न्यू अपॉइंटमेंट हुई है एग्जाम में। जो है उससे जो है वो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं जो है वो क्वेश्चन आने के। जैसे हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू हायर एजुकेशन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन जुलाई 2026। ठीक है, हाल ही में जुलाई 2026 में भारत के नए उच्च शिक्षा सचिव के बारे में जो है वो बात हो रही है कि किसे जो है वो उच्च शिक्षा सचिव जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन टी के अनिल कुमार है, नरेश पाल गंगवार है, राजेश कुमार सिंह है, अमित अग्रवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, नरेश पाल गंगवार जो है यहाँ करेक्ट आंसर होगा। इन्हें जो है वो उच्च शिक्षा सचिव के रूप में, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया गया है। नरेश पाल गंगवार आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अगेन यहाँ पे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात हो रही है, इसीलिए हम अगेन कहेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who has been appointed as the secretary of the Department of School Education and Literacy? कि जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग है उसके सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, टी के अनिल कुमार, नरेश पाल गंगवार, संजय मल्होत्रा, विवेक जोशी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास टी के अनिल कुमार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हें जो है वो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में चुना गया है। अभी हमने बात की थी, जब हम जो है वो उच्च शिक्षा के, हायर एजुकेशन की बात कर रहे थे ना, उच्च शिक्षा सचिव के रूप में, तो उच्च शिक्षा सचिव के तौर पे हमने किसके बारे में बात की थी, वो थे हमारे नरेश पाल गंगवार, उच्च शिक्षा के सेक्रेटरी।
ठीक है, हायर एजुकेशन के चुना जिन्हें। और अगर स्कूली शिक्षा की बात करें तब हमारे पास जो है वो टी के अनिल कुमार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा मिसाइल से रिलेटेड जो है वो बात पूछी गई है कि विच इंडिजीनियस, देखिए इंडिजीनियस आपको पता है जो कि हमारे इंडिया में हमारे देश में बनी हुई है उसको स्वदेशी कहेंगे। तो विच इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, लॉन्ग रेंज की है जो सरफेस से लेके एयर तक की मिसाइल है, आपने ऐसे याद रखना है। यहाँ पे फुल फॉर्म आप देख सकते हो LRSAM। L मीन्स लॉन्ग, R मीन्स रेंज, S मीन्स सरफेस, A मीन्स एयर और M मीन्स मिसाइल। ठीक है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम वॉज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय DRDO इन जुलाई 2026। यानी कि जुलाई 2026 में DRDO के द्वारा जो है वो किस स्वदेशी LRSAM लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया? आकाश प्राइम का, अस्त्र का, कुशा का या नाग का? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो कुशा है वो करेक्ट आंसर होगा। कुशा का जो है ये एक लॉन्ग रेंज इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसका जुलाई में सफलतापूर्वक जो है वो परीक्षण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है अंडर विच ई कॉमर्स मॉडल हैज बीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड FDI एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सपोर्ट। यानी कि भारत सरकार ने विशेष रूप से निर्यात के लिए ई कॉमर्स के लिए किस मॉडल के तहत FDI की अनुमति दी है, ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो किसको यहाँ पे जो है वो मंजूरी दी है, FDI की अनुमति जिसको मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ऑप्शंस है, या इसको आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को देख सकते हो कि जुलाई 2026 में भारत सरकार ने विशेष रूप से निर्यात के उद्देश्यों के लिए, ठीक है, निर्यात की हमने यहाँ बात की है, निर्यात के उद्देश्य, निर्यात आप लोग समझते ही हैं सभी, निर्यात का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट करना, यानी कि तो उद्देश्य के लिए ई कॉमर्स के किस मॉडल के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये FDI। मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ FDI क्या है। फॉरेन, D से आपका डायरेक्ट आ जाएगा और I से आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, और हिंदी में आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि आपका यहाँ पे FDI का फुल मतलब क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है, की अनुमति दी है। तो भारत सरकार ने विशेष रूप से निर्यात के लिए ई कॉमर्स के किस मॉडल के तहत जो है वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है, इस तरीके से आप पूरा ये बोल सकते हो। तो वो मार्केट प्लेस मॉडल के तहत दी है, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल के तहत, हाइब्रिड मॉडल या फ्रेंचाइज मॉडल के तहत? करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल के तहत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ हाफ सेंचुरी इन मेंस T20 क्रिकेट। यानी कि जो T20 क्रिकेट खेले गए उसमें मैन के बारे में बात कर रहे हैं हम, किसने जो है वो हाफ सेंचुरी बनाई है, और वो भी सबसे युवा है जिन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई है। बहुत ही जाना माना नाम है जिनको जो है वो बार बार जो है वो आजकल लिया जा रहा है। तो वो शुभमन गिल हैं या वैभव सूर्यवंशी हैं, यशस्वी जायसवाल हैं या फिर तिलक वर्मा हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन नंबर बी। ये जो है T20 क्रिकेट में इन्होंने हाफ सेंचुरी बनाने वाले सबसे युवा बने हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखना ये जो है वो इंडियन टीम के हैं, इंडिया के हैं मतलब। ठीक है, इन्होंने हाफ सेंचुरी की बनाई, ये हम बात कर रहे हैं। अगर इनकी एज की बात करें तो ये 15 साल के हैं। ठीक है, इतना आपने याद रखना है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15, कई बार एज भी साथ में दी होती है तो उस तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है द USA साइंड अ लैंडमार्क। USA ने जो है वो लैंडमार्क साइन किया है 123 एग्रीमेंट विद विच कंट्री इन जुलाई 2026। जुलाई 2026 में अमेरिका ने किस देश के साथ 123 समझौते पर हस्ताक्षर किए?
123 समझौते किए, तो वो यूएई के साथ में, संयुक्त अरब अमीरेट के साथ में, कतर के साथ में, सऊदी अरेबिया के साथ में या ओमान के साथ में? करेक्ट आंसर होगा यूएई। या फिर सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया के साथ में किया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 123 समझौते किन किन के बीच में हुआ? अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में 123 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है द सेकेंड फेज ऑफ इंडियाज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। यहाँ पे आप फुल फॉर्म देख पा रहे हो, किसकी फुल फॉर्म की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? SPR की, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व विल बी सेट अप एट विच 2 लोकेशंस? कि भारत के SPR, अगेन आपको पता चल गया, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व जिसे हम हिंदी में कहेंगे। तो भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व कार्यक्रम का दूसरा चरण जो है वो किन 2 स्थानों पर स्थापित किया जाएगा? वो विशाखापट्टनम और मंगलोर में, या फिर चांदीखोल व पादुर में, कोची चेन्नई में, पारादीप व मुंबई में? करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदीखोल। जो कहाँ पे पड़ता है ये आपको पता होना चाहिए। ये जो चांदीखोल है ये हमारा जो है वो उड़ीसा में पड़ता है, याद रखना। ठीक है, ये चांदीखोल जो है उड़ीसा में, और पादुर जो है वो पड़ता है आपका कर्नाटक में। ठीक है, चांदीखोल व पादुर जो है या उड़ीसा कर्नाटक पर जो है वो स्थापित किया जाएगा। अगर एग्जैक्ट जगह पूछिए चांदीखोल पादुर बोल देंगे। SPR कार्यक्रम का दूसरा चरण यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, या उड़ीसा कर्नाटक में, चांदीखोल उड़ीसा, पादुर कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि वर्ष 2025 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में कितनी मौतें दर्ज की गई थी? तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको बता दूं कि सड़क दुर्घटना में भारत में जो है वो 1.83 लाख की जो है वो दुर्घटनाएं या मौतें जो हैं वो दर्ज की गई थी, 1.83 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पे हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास स्पोर्ट्स का है। हु वॉन द सर्बिया ओपन मास्टर्स चेस टूर्नामेंट? सर्बिया ओपन के बारे में बात हो रही है, तो किसने जो है ये जो है यहाँ पे विन किया है सर्बिया ओपन मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट? R प्रज्ञानंद ने, अर्जुन एरिगेसी ने, S अश्वथ ने, या D गुकेश ने? करेक्ट आंसर होगा S अश्वथ जो है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। S अश्वथ जो है इन्होंने सर्बिया ओपन मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट जो है, सर्बिया ओपन मास्टर्स चेस टूर्नामेंट जो है वो जीता है S अश्वथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द ऑफिशियल मास्कट? ये जो है वो आपसे कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि ऑफिशियल मास्कट क्या है। ठीक है, किसी भी चीज का। तो व्हाट इज द ऑफिशियल मास्कट ऑफ द ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? आपको पता है 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की जाए कि कहाँ पर खेली जाएंगी, तो वो ग्लासगो में खेली जाएंगी। तो आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? ये हम जो है वो थोड़ा सा हमने डिस्कस करा भी था पहले। तो वो क्लाइड है, फिनी द यूनिकॉर्न है, लियो है, या स्पार्क है? करेक्ट आंसर होगा फिनी द यूनिकॉर्न, ऑप्शन नंबर बी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो कि आपके ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे। फिनी द यूनिकॉर्न उसका जो है वो शुभांकर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है यहाँ पे द ईस्ट एशिया समिट मैरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन विच एंशिएंट पोर्ट सिटी? कौन सी एंशिएंट पोर्ट सिटी है जहां पे जो है ये आयोजित होगा? पूर्वी एशिया शिखर समुद्री विरासत महोत्सव की बात हो रही है। ठीक है, तो ये किस प्राचीन बंदरगाह में जो है आयोजित होगा किसी? तो कौन से बंदरगाह में जो है वो यहाँ पे आयोजित होगा? धौलावीरा, लोथल, द्वारका, सोमनाथ? करेक्ट आंसर होगा लोथल। और आपको पता है ये चीज जो है हम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो है हम इसके बारे में बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे। ठीक है, हड़प्पा आपको पता है कि दयाराम साहनी ने खोजा था। ठीक है, और लोथल जो है वो सबसे बड़ा विशाल, यहाँ पे सबसे बड़े बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता था। और ये लोथल है कहाँ पे? तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, याद रखना है।
ठीक है, लोथल गुजरात। पूर्वी एशिया शिखर समुद्री विरासत महोत्सव जो है वो यहाँ पे लोथल गुजरात में आयोजित होगा। यहाँ पे शिखर समुद्री विरासत की बात हो रही है, पूर्वी शिखर समुद्री शिखर सुरक्षा सहयोग है ये एक तरीके से, ठीक है, याद रखना है पूरा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कौन से नंबर का है। यहाँ पे ये आपने समुद्री शिखर विरासत समूह की आपने बात करी, सबसे प्राचीन बंदरगाह, तो आपने इस तरीके से लोथल के साथ में आप जा सकते हो, कोई आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अब हमने इन दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा हम यहाँ पे कंपैरिजन के उस पे देखेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले हमने बात की क्वेश्चन नंबर 11 में कि पूर्वी एशिया शिखर समुद्री विरासत महोत्सव की बात की। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पूर्वी एशिया शिखर समुद्री सुरक्षा सहयोग सम्मेलन, ठीक है। यहाँ पे पहले महोत्सव था, समुद्री विरासत महोत्सव था वो, और वो सबसे प्राचीन बंदरगाह में जो है वो आयोजित हुआ। अब हम यहाँ पे 7वें नंबर का जो पूर्वी एशिया शिखर समुद्री सुरक्षा सहयोग सम्मेलन हो रहा है, तो वो कहाँ पे आयोजित हो रहा है? चेन्नई में, कोची में, विशाखापट्टनम में, मुंबई में। तो ये जो है वो कोची में आयोजित हो रहा है। और कोची कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए, तो कोची जो है वो केरल में है, याद रखेंगे, ठीक है। कोची केरल में 7वां पूर्वी एशिया शिखर समुद्री सुरक्षा सहयोग सम्मेलन जो है वो आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। भारत का जो पहला यहाँ पे स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन की थर्स्ट क्षमता की बात करें तो वो कितना है? जो भारत का पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन है उसकी थर्स्ट की क्षमता बोली जा रही है, तो वो है 350 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट। अब देखिए डायबिटीज समिट है, ये भी हो रहे हैं, तो ये कौन सी सिटी जो है वो होस्ट कर रही है अंतरराष्ट्रीय टाइप 1 डायबिटीज शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित होगा? तो ये जो है वो जयपुर में होगा। और जयपुर आपको पता है कि कहाँ पे है, ये जो है वो राजस्थान में है। तो वहाँ पर जो है आपका डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज समिट जो है वो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे आयोजित होगा, ठीक है, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच स्टेट लॉन्च्ड द थाई भाग्य योजना? ठीक है, ये जो थाई भाग्य योजना है किस राज्य के द्वारा जो है वो शुरू की गई है? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका या केरल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक सरकार के द्वारा जो है वो थाई भाग्य योजना जो है वो आयोजित या शुरू जो है वो की गई है, ठीक है। अब कुछ स्टैटिक जीके की तरफ मूव करेंगे। कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं, आपने जो है वो कई बार जो है इस चीज के बारे में सुना होगा। ये जो शोक वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ पे पूछा है कि विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के शोक के रूप में जो है वो किसे जाना जाता है? तो गंगा, कोसी, सोन या गंडक? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता चला, अब इसको जो है वो बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो कोसी नदी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो अपने मार्ग बदलती रहती है। मार्ग बदलने की वजह से इसको जो है वो क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। और जब ये मार्ग बदलती है तो यह नदी अपने मार्ग बदलने और भयंकर बाढ़ के लिए जानी जाती है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि जो बंगाल है तो बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, तो ये शोक के रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। तो बंगाल का शोक कहा जाता है आपकी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इस पर बांध बनने से अब जो है वो बाढ़ पर काफ़ी नियंत्रण हो गया है। पहले जो है इस पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आती रहती थी, इसीलिए बंगाल का शोक जो है वो दामोदर को कहा जाता है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है असम। असम का शोक किसको कहा जाता है? तो असम का शोक जो है वो ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे जो है वो चाइना का शोक पूछा जाए, चीन का शोक जो है, आपने हांगहो रिवर के बारे में सुना होगा, है ना। हांगहो को हम और किस नाम से जानते हैं? ये येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जो है वो चाइना का शोक कहा जाता है, ठीक है।
जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताए, ठीक है। वहीं पर अगर आपसे जो है वो उड़ीसा का शोक पूछा जाता तो उड़ीसा का शोक जो है वो महानदी को कहा जाता है। कौन सी नदी है? महानदी। इस पर जो है वो कौन सा बांध है वो आपको पता होना चाहिए, तो इसके ऊपर जो है वो आपका हीराकुंड बांध है, याद रखना आपने। हीराकुंड बांध जो है वो कौन सी नदी के ऊपर है? तो वो जो है वो आपका महानदी के ऊपर है, ठीक है। इतनी चीज आपने याद रखनी है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे शोक से रिलेटेड आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट या इंदिरा गांधी या विजय लक्ष्मी पंडित? करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को यहाँ पे इस चीज के बारे में, ठीक है। एनी बेसेंट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे। यहाँ पे जो एनी बेसेंट की हम बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एनी बेसेंट हु वाज हेल्ड इन द पोजीशन ऑफ। कब ये जो है वो पहली यहाँ पर जो है वो महिला अध्यक्ष बनी थी? 1917 में, 1917 में जो है इन्होंने ये पोजीशन जो है वो हासिल की थी। फिर हम सरोजनी नायडू के बारे में बात करें कि सरोजनी नायडू कौन है, तो सरोजनी नायडू जो है वो इंडियन बॉर्न, फर्स्ट इंडियन बॉर्न वुमेन थी जो कि क्या बनी थी? प्रेसिडेंट और बनी थी कांग्रेस की, जिन्होंने 1925 में, 1925 में जो है जो आपकी सरोजनी नायडू हैं, ये भी जो है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट रही हैं कांग्रेस की, ठीक है। कांग्रेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे मेनली, ठीक है। बाकी तो ये रही हैं, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस की 1925 में इन्होंने सर्व किया था। उसके अलावा विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में बात करें, ये कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो आपकी यूएन जनरल असेंबली जो है, यूएन जनरल असेंबली के बारे में आपने सुना ही होगा। तो यूएन जनरल असेंबली जो है यहाँ पे फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट रही हैं, ठीक है। याद रखना आपने, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें यूएन असेंबली में, तो यहाँ पे आपका विजय लक्ष्मी पंडित जी का भी नाम आता है, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले महिला प्रधानमंत्री आपको पता है, इंदिरा गांधी के बारे में हम बात करते ही हैं, ये सभी को पता ही है, ठीक है। बट नहीं भी पता था तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लासिकल डांस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सत्रिय डांस के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे सत्रिय डांस की पूछा गया है कि क्लासिकल डांस है वो कौन सी स्टेट का है? मणिपुर, असम, उड़ीसा, त्रिपुरा? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सत्रिय डांस है वो है आपका असम का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग जगह के नाम दिए हुए हैं, तो मेन आपके क्लासिकल डांस जो है वो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आपको जो है इनके रिगार्डिंग जो है वो कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। कौन सा कहाँ का क्लासिकल डांस है, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारा सबसे पुराना जो है वो क्लासिकल डांस आप सभी को पता होगा वैसे तो मैक्सिमम, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं, आपने भरतनाट्यम के बारे में सुना होगा। तो ये जो भरतनाट्यम है ये जो है वो कहाँ का है? तो भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु से रिलेटेड, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु, और ये सबसे पुराना है, ठीक है। सबसे पुराना क्लासिकल डांस है आपका भरतनाट्यम, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है कथक, ठीक है। जो कथक है ये कहाँ का है? ये यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। उत्तर भारत का यह नृत्य जो है वो कहानी कहने के अंदाज पर आधारित होता है, याद रखेंगे। कथक उत्तर प्रदेश का है, और एक आता है हमारे पास कथकली। इन दोनों में जो है वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो कथकली है वो है आपका केरल का, और कथक है आपका यूपी का, ठीक है। जो मुखौटे वाली चीज आती है ना, मुखौटों के जरिए जो पारंपरिक आपकी जितनी भी कथाएं हैं वो दिखाई जाती हैं आपके कथकली में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मुखौटा लिख देती हूँ ताकि आपको जो है वो याद रहे कि किसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसके बाद आपने जो है वो कुचिपुड़ी के बारे में सुना होगा कि कुचिपुड़ी है तो ये कहाँ से है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश से है, एपी लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। उसके अलावा जो है ये सबसे इजी है आपके पास, ओडिसी है। तो ओडिसी जो है वो कहाँ से रिलेटेड है? ओडिशा से संबंधित है आपका ओडिसी,
ठीक है। मणिपुरी है तो वो मणिपुर से संबंधित है, ये आपने यहाँ पे पता चल गया। फिर उसके बाद आता है एक आपके पास मोहिनी अट्टम, ठीक है, इसका नाम है मोहिनी अट्टम। ये भी आपका जो है वो एक क्लासिकल डांस है, तो ये जो है वो आपका केरल से रिलेटेड है। दो आपने ध्यान रखना है केरल से, एक कथकली केरल का है और मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का है। और बाकी आपने यहाँ पे सत्रिया तो देख ही लिया, ये हमारा असम से रिलेटेड है। तो ये हमारे कुछ क्लासिकल डांस है, ये आपको पता होनी चाहिए। मेन मैंने आप लोगों को जो आपके सारे हैं वो सारे ही मैंने यहाँ पे बता दिए। दो तीन पूछे जाते हैं कि भरतनाट्यम कहाँ से है, तमिलनाडु का है, और कथकली कहाँ का है, केरल का है, मोहिनी अट्टम केरल का है, कथक यूपी का है। इसी में सबसे ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। बोला गया है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा उपकरण जो है वो यूज किया जाता है। थर्मोमीटर यूज किया जाता है, हाइग्रोमीटर यूज किया जाता है, बैरोमीटर यूज किया जाता है, या एनीमोमीटर यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जा रही होंगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। यहाँ पे ये सारी चीजें जो है आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, कि किसको मेजर करने के लिए। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ब्लड प्रेशर को मेजर करना है, स्फिग्नोमेनोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आपको जो है वो बहुत उच्च तापमान की अगर बात करनी है, हाई टेम्परेचर के लिए, बहुत उच्च तापमान है उसको मेजर करने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। ओडोमीटर जो है वो वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी के द्वारा, जो आपका ओडोमीटर है स्पीड को चेक करने के लिए, ठीक है, वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को चेक करने के लिए, ठीक है, वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को अगर आपने मेजर करना है तो ओडोमीटर का यूज करेंगे। अल्टीमीटर है ऊंचाई को मेजर करना है। एमीटर है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। टेम्परेचर है तो उसको मेजर करने के लिए जो है वो थर्मोमीटर यूज किया जाता है। और अगर हाइग्रोमीटर है तो हाइग्रोमीटर जो है वो आर्द्रता या ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए होता है। स्पीड को मेजर करना है, स्पीडोमीटर है ना। और बैरोमीटर आपको पता ही है, यहाँ पे वायुमंडलीय दाब को मेजर करने के लिए। एनीमोमीटर है तो अगर हवा की गति को मेजर करना है, स्पीड को मेजर करना है, गति या दिशा को मेजर करना है तो एनीमोमीटर है। वोल्टेज है, वोल्टमीटर उसके लिए यूज किया जाएगा, वोल्टेज को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे आपसे रासायनिक नाम पूछा है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है वो रासायनिक नाम क्या है, तो करेक्ट आंसर होगा उसको हम क्या कहेंगे, बेकिंग सोडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सामान्य नाम की बात हो रही है। अब इनके भी महत्वपूर्ण जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं वो मैं आपको बता दूं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सबके फॉर्मूलाज भी आपको पता होना चाहिए। कॉमन नेम तो आपने देख लिए। तो बेकिंग सोडा हमने इसको कहा, बेकिंग सोडा बोल दीजिए, या फिर जो है वो खाने का सोडा भी इसको कहा जाता है, अलग अलग जगह पे आपने देखा होगा। अब ये जो बेकिंग सोडा है या खाने का सोडा है, इसको जो है इसका फॉर्मूला क्या है, इसको किस तरीके से लिखते हैं, तो NaHCO3 जो है वो हमारा यहाँ पे बेकिंग सोडे का फॉर्मूला है, ठीक है। NaHCO3 इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम Na हाइड्रोजन और CO3 कार्बोनेट, इस तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दीजिए या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दीजिए, दोनों आपके पास इसी के हैं। अब देखिए ये जो बाकी है ना, इसके लिए एक अलग क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी ताकि आपको सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर मुझे लग रहा है मैं सारी चीज़ें आपको एक साथ में करंट अफेयर की क्लास में अगर करवा रही हूँ तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि मैं यहाँ पे जो भी आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस जो हैं वो चाहे साइंस के हैं जो भी हैं, अगर इनको डिटेल से चाहते हो मैं यहाँ पे ही बताऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, मैं वहाँ पे भी बता दूंगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए एक अलग सी क्लास आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, ठीक है। तो आज के लिए जितने भी करंट अफेयर थे, स्टैटिक जीके थे, वो हमने कंप्लीट यहाँ पे कर लिए। अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट छोड़िएगा, वहाँ से मैं आप लोगों के चीज़ों का जो है वो वहाँ पे सोल्यूशन आपको बता दूंगी, ठीक है। और अगर किसी को दोबारा मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, अगर कोई भी स्टूडेंट है वो जो है वो पटवारी के लिए जो है वो साइंस की प्रिपरेशन करना चाहता है, जो भी आपका पूरे का पूरा सिलेबस है वो जो प्लेलिस्ट है उसमें सब कुछ करवाया हुआ है। जितना भी आपके सिलेबस में है, छोटी से लेके बड़ी सारी चीज़ें, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं चाहे साइंस की बात करूं, दोनों की प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। वहाँ से आप चीज़ों को कंप्लीट कवर कर सकते हैं।
ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।